नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने टोक्यो में आयोजित द्वितीय भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लिया। राजस्थान सरकार शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगी। प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जेंडर स्नैपशॉट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया का 75वां क्षेत्रीय समिति सत्र भूटान में आयोजित किया गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 का हिस्सा है। इसे यूएनडीपी हर वर्ष जारी करता है। एचडीआई मानव विकास के 3 बुनियादी पहलुओं में किसी देश की औसत उपलब्धि को मापता है। इस सूचकांक के प्रमुख निष्कर्षों की बात करें तो इसमें कहा गया है कि पिछले 32 वर्षों में पहली बार वैश्विक स्तर पर मानव विकास की गति बाधित हुई है। लगभग 90% देशों के एचडीआई मूल्य में गिरावट दर्ज की गई है और इस गिरावट के मुख्य कारण हैं कोविड-19, यूक्रेन में युद्ध और पर्यावरणीय चुनौतियां। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक जीवन प्रत्याशा वर्ष 2019 के 72.8 से गिरकर वर्ष 2021 में 71.4 वर्ष हो गई है। सूचकांक में भारत से संबंधित जो निष्कर्ष दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2020 में 189 देशों और क्षेत्रों में 131वें स्थान पर था। वर्ष 2021 में 191 देशों में भारत 132वें स्थान पर है। लेकिन भारत की स्थिति इस रैंकिंग में इसलिए ज्यादा बेहतर नहीं कही जा सकती क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति इससे ज्यादा बेहतर है। श्रीलंका 73वें स्थान पर है, चीन 79वें स्थान पर है, भूटान 127वें स्थान पर है और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि इसी अवधि में महिलाओं की स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 12.6 से घटकर 11.9 वर्ष हो गए हैं और 8.8% आबादी गंभीर बहुआयामी गरीबी से पीड़ित है। इस सूचकांक में 3 बातों पर केंद्रित नीतियों को लागू करने की सिफारिश भी की गई है और ये 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। निवेश यानी कि अक्षय ऊर्जा और महामारियों से निपटने की तैयारी के लिए निवेश करना होगा। बीमा यानी कि हमारे समाज को अनिश्चित दुनिया के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए सामाजिक सुरक्षा सहित बीमा उपलब्ध कराना होगा। तीसरा है नवाचार यानी कि भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना होगा। एचडीआई के पहलू और संकेतकों की बात करें तो एचडीआई 3 पहलुओं पर आधारित है: दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान और एक सभ्य जीवन शैली। इसके संकेतक हैं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ज्ञान के क्षेत्र में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और एक सभ्य जीवन शैली को मापा जाता है सकल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से। और इन पहलुओं को मापने के लिए जो सूचकांक हैं उनमें जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और जीएनआई सूचकांक शामिल हैं और इन तीनों को मिलाकर एचडीआई मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। अगली खबर अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित है और ये खासकर रेलवे पर आधारित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की संशोधित भूमि नीति को मंजूरी दी। ये नीति अवसंरचना और अधिक कार्गो टर्मिनल्स के एकीकृत विकास को सक्षम बनाएगी। इस नीति की मुख्य विशेषताओं के तहत भूमि को अब कार्गो से संबंधित गतिविधियों के लिए 35 वर्षों के पट्टे पर दिया जा सकता है। इसके लिए पहले केवल 5 वर्षों का ही प्रावधान था। ये पट्टा भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% प्रति वर्ष की दर से दिया जाएगा, जो पहले के 6% वार्षिक से काफी कम है। अगले 5 वर्षों में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे भूमि पर सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नाम मात्र की लागत से रेलवे भूमि का उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही रेलवे भूमि पर सामाजिक अवसंरचना जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से स्कूल के विकास को प्रोत्साहित किया
किया जाएगा। संशोधित नीति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये माल ढुलाई में रेल की आदर्श हिस्सेदारी को बढ़ाएगी। इसके अलावा समग्र लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद भी करेगी। इससे रेलवे को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। एकीकृत तरीके से लोक उपयोगिताओं जैसे कि विद्युत, गैस, जलापूर्ति, दूरसंचार केबल आदि के विकास में मदद मिलेगी और इससे लगभग 1,20,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। ये 16 कोर क्षेत्र के मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है। इसके माध्यम से अवसंरचना कनेक्टिविटी परियोजनाओं के एकीकृत नियोजन और समन्वित कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक द्विपक्षीय करारों से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय ने टोक्यो में आयोजित द्वितीय भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लिया। 2+2 वार्ता भारत और उसके सहयोगी देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है। इसके तहत सामरिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भागीदार देशों को एक दूसरे की सामरिक चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाती है। इसके माध्यम से वे वैश्विक परिवेश को बदलने में एक मजबूत और अधिक एकीकृत रणनीतिक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। भारत जापान 2+2 वार्ता की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि दोनों देशों ने नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने के प्रति, साथ ही राष्ट्रीय अधिकारिता से परे वैश्विक परिसंपत्तियों जैसे कि महासागर, बाह्य अंतरिक्ष आदि की सुरक्षा के प्रति भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोनों देशों ने जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय वायुसेना के बीच प्रथम लड़ाकू अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, 5G शुरू करने और दुर्लभ तथा सामरिक खनिजों पर सहयोग के लिए चर्चा की। दोनों देश चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद या क्वाड और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन पर पहल यानी SCRI जैसे तंत्रों के माध्यम से एक स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में और भी कई प्रमुख द्विपक्षीय सहयोग हैं, जैसे कि एकीकृत हिंद प्रशांत रणनीति। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी आदि के नियम पर आधारित है। इसके अलावा MLSA यानी कि पारस्परिक लॉजिस्टिक और आपूर्ति समझौता, ये सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों और अन्य आपूर्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। इसके अलावा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये अफ्रीका में अवसंरचना और कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए भारत और जापान का एक संयुक्त प्रयास है। वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत जापान दृष्टिकोण के 5 सिद्धांत हैं: सतत विकास, स्वतंत्र, निष्पक्ष और मुक्त व्यापार और निवेश प्रणाली, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, वार्ता के जरिए विवादों का समाधान, सभी देशों के लिए नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता। राजस्थान सरकार शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगी। शहरी रोजगार योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करेगी। शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कई क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया जाएगा। इन क्षेत्रों में शामिल है पर्यावरण और जल संरक्षण, सफाई और स्वच्छता, संपदा के शरण को रोकना, सेवा से जुड़े कार्य, समन्वयात्मक कार्य और विरासत संरक्षण। शहरी रोजगार गारंटी योजना की मुख्य विशेषताओं के तहत एक जॉब कार्ड धारक के परिवार के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है, वो योजना के तहत नियोजन के पात्र होंगे। इसके अलावा लाभार्थी के बैंक खातों में 15 दिनों के भीतर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। UEG योजना की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 4% की तुलना में शहरी क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी दर है, जो कि 7% है। इसके अलावा शहरी गरीबों में संकट बढ़ रहा है। भारतीय कस्बों और शहरों में जो रोजगार उपलब्ध हैं, वे कम पारिश्रमिक वाले, खराब गुणवत्ता वाले और अनौपचारिक प्रकृति के हैं। इसके अलावा शहरी आबादी निरंतर बढ़ रही है। शहरी रोजगार गारंटी योजना से जुड़ी कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि मनरेगा के समान शहरी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की कानूनी रोजगार गारंटी योजना की कमी है। इसके अलावा वित्तीय और मानव संसाधन क्षमता की कमी के कारण शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका सीमित है और अनौपचारिक रोजगार के अधिक होने के कारण सामाजिक सुरक्षा कवरेज का अभाव है। रोजगार सृजन के लिए उठाए गए कदम: स्ट्रीट वेंडर्स को विशेष सूक्ष्म वित्त प्रदान करने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई है। इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये योजना शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और सुभेद्यता को कम करने के लिए शुरू की गई है। अगला है शहरी और ग्रामीण भारत में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना
स्थापना के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक जेंडर इक्वालिटी से संबंधित है। प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जेंडर स्नैपशॉट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट यूएन विमेन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA ने जारी की है। यूएन विमेन लैंगिक समानता के लिए कार्य करने वाली एजेंसी है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक लैंगिक समानता की दिशा में जो अभी प्रयास किए जा रहे हैं उससे पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में अभी 286 वर्ष लगेंगे। वर्ष 2022 के अंत तक 368 मिलियन पुरुषों और लड़कों की तुलना में लगभग 383 मिलियन महिलाएं और लड़कियां चरम गरीबी में जीवन यापन कर रही होंगी। इसके तहत $1.90 दैनिक आय से भी कम आय को चरम गरीबी की स्थिति माना जाता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1.2 अरब से ज्यादा प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं और लड़कियां ऐसे देशों और क्षेत्रों में रहती हैं जहां सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच पर किसी न किसी तरह की बाधाएं हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया कि महिलाएं विश्व स्तर पर विज्ञान, इंजीनियरिंग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी की प्रत्येक 10 नौकरियों में से केवल 2 में नियोजित हैं। और बीते वक्त में आई चुनौतियां जैसे कि कोविड-19 महामारी और इसके परिणाम, हिंसक संघर्ष और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियां लैंगिक असमानताओं को और बढ़ा रही हैं। इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि लैंगिक समानता एजेंडा में सहयोग, भागीदारी और निवेश के तरीकों में सुधार करने की जरूरत है। इससे लैंगिक समानता को वापस पटरी पर लाया जा सकेगा। वर्ष 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने के लिए पिछले दशक की प्रगति की तुलना में वर्तमान प्रगति की दर को 17 गुना तेज करना होगा। साथ ही ये सिफारिश भी की गई है कि लैंगिक समानता के मार्ग में लंबे समय से चले आ रहे नियमों और प्रथाओं की संरचनात्मक बाधाओं को समाप्त करने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया का 75वां क्षेत्रीय समिति सत्र भूटान में आयोजित किया गया। इस सत्र में मुख और आंखों की देखभाल सहित गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रगति में तेजी लाने का संकल्प लिया गया। सदस्यों ने कई प्रस्तावों का समर्थन किया, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया में NCDs की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यान्वयन रोडमैप 2022-2030 तथा 2 कार्य योजनाएं, दक्षिण पूर्व एशिया में मुख संबंधी स्वास्थ्य के लिए कार्य योजना 2022 से 2030 और दक्षिण पूर्व एशिया में एकीकृत जन केंद्रित नेत्र देखभाल के लिए कार्य योजना 2022 से 30। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को चिरकालिक रोग माना जाता है। इन्हें ऐसी पुरानी बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है जिससे व्यक्ति लंबे समय तक पीड़ित रहता है। ये आनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार संबंधी कारकों के संयोजन के कारण होती हैं। उदाहरण के रूप में हृदय रोग, कैंसर, पुराने श्वसन रोग इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में होने वाली सभी मौतों के लगभग 2/3 के लिए गैर संचारी रोग जिम्मेदार हैं। वर्ष 2021 में इनमें से लगभग आधी मौतें 30 से 69 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की अकाल मृत्यु के रूप में हुई हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कई उपाय किए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, स्ट्रोक नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा विशेष राष्ट्रीय लक्ष्यों और संकेतकों वाली राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया गया है। इसे NCDs की रोकथाम और नियंत्रण के लिए WHO की वैश्विक कार्य योजना के प्रति अनुक्रिया में अपनाया गया है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम EWS से संबंधित है, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता की जांच के लिए 3 प्रमुख मुद्दों की अंतिम रूप से पहचान की है। दरअसल ये अधिनियम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है। अब सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या ये संशोधन संविधान के मूल ढांचे का इन आधारों पर उल्लंघन करता है, जैसे कि राज्य को आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण सहित विशेष प्रावधान करने की अनुमति देकर राज्य को निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान करने की अनुमति देकर SEBC या OBC या SC या ST समुदायों को EWS कोटे के दायरे से बाहर रखकर अब इन 3 आधारों पर इस संविधान संशोधन की जांच की जाएगी।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए रोजगार नीति। हाल ही में एयर इंडिया ने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को रोजगार के अवसर से वंचित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 3 महीने के भीतर एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। ये नीति ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत तीसरे लिंग के व्यक्तियों को रोजगार देने पर केंद्रित होगी। वर्ष 2019 के अधिनियम के तहत ये अनिवार्य किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान भर्ती या पदोन्नति या अन्य संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के मामलों में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र। भारत और चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इससे पहले चीन ने देपसांग मैदानों सहित हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट से अपने सैनिकों को हटाने से मना कर दिया था। ये क्षेत्र दोनों पक्षों के बीच टकराव के बिंदु बने हुए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग्स नामक क्षेत्र में स्थित है, जबकि PP-17A गोगरा पोस्ट क्षेत्र के पास है। ये दोनों क्षेत्र पूर्वी लद्दाख के गलवान में चांग चेनमो नदी के पास स्थित हैं। ये क्षेत्र काराकोरम पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अवस्थित है, जो पेगोंगसो झील के उत्तर में और गलवान घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके अलावा अन्य पॉइंट्स हैं काराकोरम दर्रा, दौलत बेग ओल्ड, वाई जंक्शन जो कि PPS 10 से 13 देपसांग क्षेत्र में अवरुद्ध है, तिब्बत झिंजियांग हाईवे G219, गोगरा जहां पर मई 2020 में गोगरा के PP-17A में दोनों पक्षों के बीच तनाव देखा गया था। इसके अलावा पेगोंगसो का उत्तरी किनारा यानी फिंगर 4 और पेगोंगसो का दक्षिणी किनारा। पेगोंगसो के उत्तरी और दक्षिणी भाग से टैंकों, आर्टिलरी गन्स और सैनिकों की वापसी होती है। सेतु यानी सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सेतु पहल आरंभ की है। ये पहल भारत के स्टार्टअप्स को अमेरिका स्थित निवेशकों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लीडर्स को वित्त पोषण, बाजार पहुंच सहित विभिन्न क्षेत्रों में मेंटरशिप और सहायता के साथ जोड़ने के लिए शुरू की गई है। सेतु को अमेरिका में स्थित उन मार्गदर्शकों के लिए भौगोलिक बाधाओं को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है जो भारत में उद्यमिता और सनराइज स्टार्टअप्स में निवेश करने के इच्छुक हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल मार्ग यानी कि मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिएशन एंड ग्रोथ कार्यक्रम के तहत मेंटरशिप पोर्टल के माध्यम से हितधारकों के बीच इस अंतर क्रिया का समर्थन किया जाएगा। ये पोर्टल भारत में स्टार्टअप्स के लिए सिंगल स्टॉप समाधान खोज करता है। रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए। विशेषज्ञों के मुताबिक आक्रामक साउथ रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुओं की उपस्थिति भारतीय जैव विविधता के लिए खतरा बन गई है। रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए तेजी से परिपक्व और बड़े होते हैं। ये अधिक संख्या में संतान पैदा करते हैं। इस तरह ये प्रजाति ताजे जल के देशी कछुओं के लिए खतरा उत्पन्न करती है। ये भोजन, नेस्टलिंग और धूप सेकने वाले स्थलों के लिए देशी कछुओं से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ये देशी सरीसृप प्रजातियों में रोगों और परजीवियों को संचारित कर सकती है। रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए की प्रजाति दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की स्थानिक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रेकेमिस स्क्रिप्टा एलिगेंस। IUCN की लाल सूची में इसे लीस्ट कंसर्न की स्थिति में रखा गया है। इसे पर्यावास, विनाश और प्रदूषण से खतरा है। स्वच्छ वायु दिवस। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वच्छ वायु दिवस के रूप में नीले आसमान के लिए तीसरे अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस का आयोजन किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्यों को सुविधाजनक बनाना है। NCAP को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत वायु प्रदूषक कणों की सांद्रता को वर्ष 2024 तक 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वर्ष 2017 के प्रदूषण स्तरों को आधार के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समन्वित है। ये भारत के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 132 शहरों को कवर करता है। मियावाकी पद्धति। पंजाब का फाजिल्का जिला मियावाकी पद्धति को लागू करके वन क्षेत्र के विस्तार में एक पथ प्रदर्शक बन गया है। मियावाकी पद्धति भूमि के छोटे खंडों पर सूक्ष्म वन लगाकर शहरी वन रोपण की एक तकनीक है। इस पद्धति को 1980 के दशक में जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने तैयार किया था। ये पद्धति पौधे की 10 गुना तेज वृद्धि और सामान्य से 30 गुना अधिक सघनता सुनिश्चित करती है। इस पद्धति में मृदा की गुणवत्ता की पहचान और विश्लेषण के बाद संबंधित क्षेत्र के देसी वृक्षों को 4 परतों में विभाजित किया जाता है। ये 4 परतें होती हैं: झाड़ी, उपवृक्ष, वृक्ष और कैनोपी।
भुक्त शेष परमाणु ईंधन यानी स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र की परमाणु ईंधन भंडारण सुविधा में विफलता के कारण कुडनकुलम परमाणु संयंत्र को संकट में नहीं डाला जा सकता है। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल को प्रयुक्त परमाणु ईंधन भी कहा जाता है। ये ऐसा ईंधन है जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक रिएक्टर में किया जा चुका है। अब ये ईंधन थर्मल रिएक्टर में परमाणु विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए उपयोगी नहीं है। ऊर्जा रिएक्टर में उपयोग किए गए ईंधन में अवशिष्ट ईंधन 235U और परिवर्तित प्लूटोनियम के साथ साथ विखंडन उत्पाद और ट्रांस यूरेनिक अपशिष्ट आदि होते हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा भारतीय सेना ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM प्रणाली की 6 उड़ानों का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के तट के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया। QRSAM एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे DRDO ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। ये प्रणाली शत्रु के हवाई हमलों के दौरान सेना की सशस्त्र टुकड़ी को आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इसकी मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।